Hello students. So till now we have finished your chapter 4. I have already provided you the solution of your exercises. Just go through it, write down in your copy properly. Soon I will check it. Today we will begin your chapter 5, that is heat. So come to page number 55. We often encounter the word heat in our everyday life. We generally observe that when heat is given to an object, it becomes hot. हम generally heat को अपने everyday life में use करते हैं इस word को, और हमें पता है कि अगर हम किसी भी object को heat दे रहे हैं तो क्या होता है, वो object hot, गर्म हो जाता है. For example, when we place a bowl of milk over a gas burner, it gets hot. अगर एक बाउल मिल्क है उसको हम ले जाके किसी गैस बर्नर पे रख देंगे तो क्या होगा, वो हॉट हो जाएगा. दिस इज वॉट वी डू व्हेन वी कुक फूड और बेक और केक. अगर हम फूड बना रहे हैं अपना या किसी केक को बेक कर रहे हैं, उस केस में भी हम क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं और उस हीट के वजह से हमारा फूड कुक होता है. या अगर हम कोई केक बेक कर रहे हैं तो केक का बेकिंग पॉसिबल हो पाता है. ऑन द अदर हैंड व्हेन हीट इज टेकन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इट बिकम्स कोल्ड. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट से हीट ले लें, जब हम हीट दे रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, हॉट हो रहा है. तो अगर हम उसकी हीट ले ले तो वो क्या हो जाएगा, कोल्ड. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी पुट फ्रूट्स इन अ रेफ्रिजरेटर दे बिकम कोल्ड. What do you feel when your hands goes near a flame or when you touch an ice cube? You feel warm near a flame and cold on touching the ice cube. अगर हम अपना हाथ किसी फ्लेम के पास ले जाए या हम आइस क्यूब के पास ले जाएं, तो जब हम फ्लेम के पास अपना हैंड लेके जाते हैं तो हमको वार्म फील होता है, और अगर हम किसी आइस क्यूब के पास लेके अपना हैंड जाते हैं तो हमको कोल्ड फील होता है. सो व्हाट इज एग्जैक्टली अ हीट? So here is one activity. Materials required: hot water in a bowl and steel plate. Take a bowl containing hot water and place it over a cool steel plate. Touch the object after some time and record your observation. Is the water bowl still as hot? Is the steel plate still cold? Think about the possible reasons for your observation. Okay? आपको क्या करना है, आप एक बाउल में हॉट वाटर लो और उसको ले जाके एक प्लेट के ऊपर रख दो. ठीक है, अभी वाटर जो है काफी गर्म है. थोड़ी देर बाद आप आके बाउल को टच करो, आपको क्या लगेगा, क्या बाउल उतना ही गर्म होगा और क्या प्लेट जो है वो ठंडा ही रहेगा या गर्म हो जाएगा? तो टाइम के साथ वाटर का बाउल क्या हो जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा. वो ठंडा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि उसके नीचे जो प्लेट रखा हुआ था और जो बाउल था, इनके बीच में हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है. हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. जो गर्म बॉडी थी वो जो नीचे प्लेट रखा हुआ था उसमें हीट का ट्रांसफर करने लगी, और ट्रांसफर करने के बाद धीरे धीरे दोनों एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके रुके हैं. You will observe that after some time the bowl of water cools down. However, the steel plate over which the bowl is placed appears warm. Thus, some energy seems to have transferred from the hot bowl to the cold plate. यानी कोई ना कोई एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है उस बाउल से कोल्ड प्लेट तक. This energy transfer or flow of energy from hot object to a cold object is called heat energy or heat. तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर हुआ है किसमें से, एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, या हम बोल सकते हैं एक हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में, इसी को हम बोलते हैं हीट एनर्जी और सिंपली हीट. द एनर्जी स्टोर्ड इन अ सब्सटेंस ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज ऑल्सो नोन एज थर्मल एनर्जी. अब जो भी एनर्जी स्टोर्ड होती है ये किसके वजह से होती है, हीट के एब्जॉर्प्शन की वजह से होती है. सो इसलिए हम इसको थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं. The transfer of energy takes place due to differences in the temperature of the bodies in contact. The direction of energy flow is always from the body at higher temperature to the body at lower temperature. अगर हम हीट एनर्जी के ट्रांसफर के डायरेक्शन की बात करें कि किस डायरेक्शन में ये फ्लो होगा, तो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट फ्लो करता है, कभी भी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ फ्लो नहीं करेगा. Now what is the units of heat? The SI unit of heat is joule, which is denoted by capital J.
The other commonly used units of heat are calorie and kilocalorie. तो अगर हम SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट होता है हीट का जूल, जिसको हम कैपिटल J से दिखाते हैं. और भी कुछ हीट की यूनिट्स हैं जिनको हम कॉमनली यूज करते हैं, जैसे कि कैलोरीज एंड किलो कैलोरी. नेक्स्ट इज टेम्परेचर. अब हमको हीट, किसी भी बॉडी, किसी भी चीज को हम टच कर रहे हैं तो हमको पता चलता है कि वो गर्म है या उसके अंदर हीट है. ठीक है, हीट का ट्रांसफर है, हमको ये भी समझ में आ रहा है. लेकिन कितना हीट है, उस हीट का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, और अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो उस मेजरमेंट को हम बोलते क्या है, तो उस मेजरमेंट को हम बोलते हैं टेम्परेचर. अगर कोई भी बॉडी हॉट है तो वो कितनी हॉट है ये हमको क्या चीज बताएगा, टेम्परेचर बताएगा. कोई भी बॉडी हॉट है, मान लो अभी मैं कोई चीज है, मैं उसको बहुत ज्यादा वाटर है उसको बॉईल करी, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है. ठीक है, तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है मेरे लिए वो हॉट है, उसके अंदर हीट एनर्जी है. बट वो कितना हॉट है ये हमें क्या बता रहा है, टेम्परेचर बता रहा है. टेम्परेचर बता रहा है कि वो जो पर्टिकुलर बॉडी है जो कि हॉट है, जिसके अंदर हीट एनर्जी है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है. Our sense of touch tell us whether a body is hot or cold. अगर हम किसी चीज को टच कर रहे हैं तो हमें बताता है कि वो हॉट है या कोल्ड है. ठीक है, बट वो कितना हॉट है या कितना कोल्ड है ये हमको बताता है टेम्परेचर. However, the degree of hotness or coldness of a body can be precisely measured by the physical quantity called temperature. Next, we also have one more activity. We have 3 balls. 3 balls है, एक में cold water है, एक normal water है और एक में warm water है. Now हम क्या करेंगे, 1 by 1 अपने हैंड्स को इन तीनों बाउल में ले जाएंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से हमें बाउल का टेम्परेचर महसूस होता है. You will observe that the normal water appears warm to one hand, where it appears to cold to other hand. अगर अपना एक हाथ नॉर्मल वाटर में डालोगे और दूसरा हाथ जो है कोल्ड वाटर में डालोगे तो आपको क्या लगेगा कि जो नॉर्मल वाटर है वो गर्म है और जो कोल्ड वाटर है वो ठंडा है. अगर आप अपना एक हाथ वार्म वाटर में डालो और एक हाथ नॉर्मल वाटर में डालो तो यही नॉर्मल वाटर जो अभी आपको हॉट महसूस हो रहा था ये आपको कोल्ड लगेगा और ये वार्म वाटर जो है आपको हॉट लगेगा. टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. टेम्परेचर एक मेजर है जिससे हमको पता चलता है कि कोई भी बॉडी कितना हॉट या कितना कोल्ड है. इट गिव्स अस द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज. द हायर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी द हॉटर इट विल बी. जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा हमको पता चलता है कि हॉट होगा, जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ही कोल्ड होगा. ये हम नॉर्मली भी यूज करते हैं. समर सीजन में वी कॉल इट दैट टुडेज टेम्परेचर इज 49 डिग्री सेल्सियस, 48 डिग्री सेल्सियस. तो ये टेम्परेचर बता के हम क्या बता रहे होते हैं कि इतनी गर्मी है आज, इतनी हीट है आज. तो अगर हम हीट की बात करें तो वो सिर्फ एक एनर्जी ट्रांसफर है जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के बीच में हो रहा है. पर जो टेम्परेचर है वो मेजर है, वो हमको बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड या कितना हॉट है. Temperature also gives the direction of flow of heat. Heat always flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature. अभी हमने पढ़ा हीट कहाँ से कहाँ तक फ्लो करता है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक. तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, हायर टेम्परेचर पे होगी, और कोल्ड बॉडी लोअर टेम्परेचर पे होगी. तो अगर हम टेम्परेचर की सेंस में बात करें तो एनर्जी का फ्लो कहाँ से होगा, हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर की बॉडी तक होगा. Next, come to page number 57. We have units of temperature. The SI unit of temperature is Kelvin. अगर temperature के SI unit की बात करें तो वो Kelvin होता है and it is denoted by capital K. It is preferred unit of measurement in scientific calculation. However, the most commonly used unit are temperature are degree Celsius and degree Fahrenheit. जो केल्विन है वो प्रेफर्ड यूनिट है ड्यूरिंग द साइंटिफिक कैलकुलेशन. जब हम साइंटिफिक कैलकुलेशंस करते हैं तो हम केल्विन को यूज करते हैं, लेकिन अगर हम डेली लाइफ की अपनी बात करें तो वी यूज डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट. नेक्स्ट वी हैव इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर. व्हाट हैपेंस व्हेन यू हीट अ पीस ऑफ पेपर एंड अ स्टोन ओवर अ बर्नर. द पीस ऑफ पेपर कैचेस फायर बट द स्टोन रिमेन्स एज इट इज.
Also, water becomes warm when it is heated. On the other hand, ice starts melting when it is heated. These examples show that heat can have different effects on different substances. In this section, we will discuss about some effects of heat on matter. Okay? Now, effects of heat में हमें ये पता चला कि मान लो हमारे पास कोई piece of paper है या stone है. जब हम पेपर को ले जाके बर्न करें तो वो क्या होता है, पूरी तरह से जल जाएगा, बर्न हो जाएगा. बट अगर हम स्टोन को वही टेम्परेचर दें तो स्टोन बर्न नहीं होता है. ये हमें दिखाया कि जो हीट है उसका हर एक ऑब्जेक्ट पे अलग तरीके का इफेक्ट है. जैसे पेपर पे कुछ अलग इफेक्ट था और स्टोन पे अलग इफेक्ट था, वैसे ही आइस पे कुछ अलग इफेक्ट है. अगर हम वाटर को लेके जाएं तो वाटर वार्म होगा, पर अगर आइस को हम गर्म करें तो वो मेल्ट होगी. Changes in temperature. When water in a bowl is placed in the sun, it becomes warm. If you place a thermometer in this water, you will observe that the temperature of water has increased. On the other hand, the temperature of water decreases if you place it inside a refrigerator. Why does this happen? अगर हमारे पास कोई बाउल है और उसमें वाटर है, हम उसको ले जाके सन में रख दें, हम क्या देखेंगे, धीरे धीरे वो पानी गर्म हो गया होगा. अगर उस गर्म पानी में हम थर्मामीटर डालें तो हमको पता चलेगा कि वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है. लेकिन अगर उसी वार्म वाटर को हम ले जाके फ्रीजर में रख दें तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा. तो इसका रीजन क्या है? When an object is heated, its molecules gain energy and starts vibrating more vigorously. It results in the rise in temperature of the object. This is why the temperature of water increases when it is heated over a burner. Next, एक और चीज आपको बतानी है कि जो हीट है, ये हीट जनरेट कैसे होता है. अगर मैटर की बात करें तो मैटर हमको पता है किससे बना है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है. तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स और भी तेजी से एक दूसरे से टकराने लगते हैं और वाइब्रेट, और उस वाइब्रेशन की वजह से वो बहुत ढेर सारी एनर्जी गेन कर लेते हैं, जिसके वजह से उनका टेम्परेचर काफी ज्यादा आता है. लेकिन अगर उन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम हीट ना देके उसको रेफ्रिजरेट करें, फ्रीज करने का कोशिश करें, तो मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे अपना एनर्जी लूज करने लगते हैं और बहुत कम वाइब्रेट करते हैं, जिसके वजह से एक टाइम बाद उनका टेम्परेचर डिक्रीज होगा. जब हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से वाइब्रेट करेंगे, जिसके वजह से उनकी एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ेगी एंड दे विल गेट मोर हीटेड अप एंड देयर टेम्परेचर विल इंक्रीज. बट अगर हम उनको फ्रीज करेंगे तो एनर्जी लूज होगी, और एनर्जी लूज होने की वजह से वो वाइब्रेट नहीं करेंगे और एक टाइम बाद धीरे धीरे कोल्ड हो जाएंगे. Thus, the temperature of an object increases when it gains heat. अगर कोई ऑब्जेक्ट हीट गेन करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर ऑब्जेक्ट हीट लूज करेगा तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा. The degree of increase or decrease in temperature depends upon the amount of heat gained or lost by an object. अगर जितना कोई ऑब्जेक्ट हीट गेन करेगा उतना ज्यादा उसका टेम्परेचर होगा, जितना ऑब्जेक्ट हीट लूज करेगा उतना कम उसका टेम्परेचर होगा. तो जो भी टेम्परेचर का इंक्रीज या डिक्रीज है वो किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ हीट पे. As discussed previously, when a substance is heated, the particles gain energy and vibrate more vigorously. As the result, the particles move further apart and there is increase in the size of the body. This increase in size of the body due to heating is called thermal expansion. Now one more thing है कि अगर हम किसी भी चीज को हीट करते हैं तो उसके अंदर क्या आता है, एक्सपेंशन, उसका साइज बढ़ जाता है. तो ये प्रोसेस जिससे हम किसी भी बॉडी को हीट करें और उनके साइज में इंक्रीज हो जाए तो वी कॉल इट एज थर्मल एक्सपेंशन. Next topic is expansion is solid. The particles of solids are tightly packed and cannot move about freely. When a solid is heated, its particles gain energy. They start vibrating faster and move a little further, resulting in expansion of the solid. अगर हम solid को heat करें तो solid में भी expansion आता है. Next examples of expansion in solid are, you might have seen gaps in rail tracks when two sections are joined. This is done to accommodate the expansion of metal tracks during summer. जो रेल ट्रैक्स होते हैं उनके सेक्शंस के बीच में गैप दिया जाता है. वो गैप इसलिए दिया जाता है कि जब समर सीजन आएगा और उस जो सन की
एनर्जी है बहुत ढेर सारा, जो सन का टेम्परेचर उस ट्रैक पे पड़ेगा, उसके वजह से उनमें एक्सपेंशन आना तय है। तो जब एक्सपेंशन आएगा तो वो उस गैप को फिल कर देंगे और रेल्स को प्रॉब्लम नहीं होगी। When you pour hot tea in a thick glass tumbler, it bigs. This is because the hot liquid expands the inner surface of the glass tumbler. अगर हम किसी ग्लास टम्बलर में हॉट टी, अगर गर्म चाय डालें तो उससे क्या होता है कभी कभी कि वो ग्लास ब्रेक कर जाती है। तो उस ग्लास के ब्रेक करने का रीजन क्या होता है? वो ये रीजन होता है कि जब हॉट टी उस ग्लास में पड़ती है तो ग्लास में एक्सपेंशन होता है, ग्लास का साइज बढ़ जाता है और वो ब्रेक कर जाता है। When the lid of the bottle is closed tightly, you put it in warm water. The lid expands on coming in contact with the hot water and opens easily. अगर हमारे पास कोई बॉटल है जिसका लिड टाइटली, बहुत टाइटली पैक्ड हो गया है, तो अगर हम उसको वार्म वाटर में डालेंगे तो लिड में क्या आएगा? एक्सपेंशन आएगा। तो एक्सपेंशन होने की वजह से साइज बढ़ जाएगा लिड का और वो इजीली ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन इन लिक्विड। इन अ लिक्विड द पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड ऑन। Examples of expansion in liquid. When a thermometer is put in contact with a hot body, the mercury inside it expands and rises up. अगर हम किसी थर्मामीटर को किसी हॉट बॉडी के पास लेके जाते हैं तो कैसे मरकरी एक्सपेंड हो जाता है? थर्मामीटर में क्या भरा होता है? मरकरी भरा होता है। तो जब हम किसी हॉट बॉडी के पास ले जाते हैं, यानी थर्मामीटर में हीट मिलता है, तो उसके अंदर का मरकरी क्या होता है? एक्सपेंड करने लगता है, उसकी साइज बढ़ जाती है और वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके रुक जाता है, जिससे हमको पता चलता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है। लिक्विड सच एज मिल्क ओवरफ्लो ऑन हीटिंग। अगर हम मिल्क को हीट करते हैं बहुत ज्यादा तो वो ओवरफ्लो हो जाता है क्योंकि उसकी साइज भी इंक्रीज हो गई होती है। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन इन गैस। इन अ गैस द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। अगर गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, तो अगर हम उनको थोड़ा सा भी हीट देते हैं तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर जाते हैं। Gases expand the most on heating. When you put a blown up balloon in the sun, the air inside it expands. This causes the balloon to grow bigger. Next is changes in state. There are three basic states of matter: solid, liquid and gas. Heat causes a substance to change its physical state. अगर हम हीट किसी भी सबस्टेंस को देते हैं तो उनका फिजिकल स्टेट चेंज होता है, जैसे कि आइस। अगर आइस को हम हीट देते हैं तो वो वाटर में चेंज हो जाता है। अगर वाटर को हम फर्दर हीट कर देते हैं तो वो वाटर वेपर में चेंज होता है। अगर उसी वाटर वेपर को हम कूल कर दे तो वो वापस वाटर में चेंज हो जाता है। So this change of substance from one physical state to another without change in temperature is called change of state. Next is chemical change. Sometimes heating the substance causes them to change, resulting in the formation of new substance. अभी एक फिजिकल चेंज हमने देखा कि चाहे हम कितना भी सबस्टेंस को हीट या कोल कर रहे थे, सबस्टेंस सेम है, सबस्टेंस नहीं बदल रहा है। आइस से वाटर हुआ, वाटर से वाटर वेपर हुआ और वाटर वेपर से वापस वेपर हो गया, वो सबस्टेंस चेंज नहीं हुआ। बट अगर केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज में जो ओरिजिनल सबस्टेंस है वो चेंज हो जाता है और एक नया सबस्टेंस निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेपर है, अगर उस पीस ऑफ पेपर को हम ब्रेक करते, टुकड़ों में आप तोड़ दो पेपर को, तो भी वो पेपर ही रहेगा। ये क्या हुआ? फिजिकल चेंज। लेकिन अगर उसी पेपर को हम बर्न कर दे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एशेस में। क्या आप उन एशेस से वापस पेपर अभी बना लोगे? नो, there is a formation of new substance, so that is a chemical change. For example, when a piece of paper is exposed to flame, it burns and forms new substance, ash and carbon dioxide. So burning of a paper is a chemical change. Similarly, a strip of magnesium is burnt in air, it gives off white fumes. In both the cases, we supplied heat to the body in the presence of air or oxygen and the body burned, producing heat and light. The burning of substance due to heat in the presence of air or oxygen with the liberation of heat or light is termed as combustion. तो अभी हमने दो चेंज ऑफ स्टेट पढ़े, पहला फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता, बट केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें एक नया सबस्टेंस बन के चला आता है। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा कंबशन। अगर किसी भी सबस्टेंस को हम बर्न करें इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन, एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करें, तो इस सब पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन। द बर्निंग ऑफ सबस्टेंस ड्यू टू हीट
in the presence of air and oxygen with the liberation of heat and light. किसी भी substance को हम किससे burn कर रहे हैं? Due to heat in the presence of air and oxygen. और वो burn कैसे कर रहे हैं? With the liberation of heat and light. अगर मैं पेपर को burn करूँ, पेपर को हम जला रहे हैं, तो पेपर के जलाने से हमको क्या दो चीजें मिल रही है, एक heat और एक light. तो that is termed as combustion. Next topic is fire. The term fire refers to the burning of substance. It is a chemical change that releases the chemical energy stored in a substance in the form of heat and light. ये किसी भी substance के अंदर chemical energy होती है, जब heat दिया जाता है तो ये किस form में आता है? Heat and light के form में. Fire is an important source of heat. It has many uses as in cooking food, generating electricity, running engines, reshaping metals. फायर का बहुत जगह यूज है, फूड को कुक करने में, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, इंजन्स को रन करने में. However, an uncontrolled fire, for example, a forest fire, is quite dangerous to us as well as wildlife. बट अगर कोई अनकंट्रोल्ड फायर होगा जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो वो काफी डेंजरस होगा हमारे लिए भी और हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए. On the basis of the ability of the substance to catch fire, they can be grouped as flammable substance and non-flammable substance. दो parts में substance को divide किया गया है. Now, what is flammable substance? The substance that can easily catch fire are called flammable or combustible substance. जो भी substance बहुत जल्दी फायर पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है उनमें, उनको हम बोलते हैं flammable और combustible substance. For example, paper, wood, petrol, LPG, cotton, they are flammable substance. Next is non-flammable substance. The substance which do not catch fire easily are called non-flammable or non-incombustible substance. ऐसे substance जो जल्दी fire catch नहीं करते उनको हम बोलते हैं non-flammable और incombustible. For example, iron, silver, gold, stone, glass, mica, sand, etc. These are non-flammable substance. Okay, so just read the chapter properly. If there is any query, we will discuss that in your next class. Thank you.